ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑन वेक्टर्स। तो हमारा 1D मोशन कंप्लीट हो चुका है, हमें 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो आपका मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही आता है, लेकिन अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ क्योंकि उसमें ये वाला टॉपिक रह गया था। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन हम लोग वेक्टर्स करेंगे। ओके, तो अब वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन के लिए ये एक एग्जाम्पल समझते हैं। वैसे आपको पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, बट फिर भी ज़रूरत क्यों होती है और क्या होता है। ये दोनों ट्विन्स हैं, ऑलमोस्ट ट्विन्स, डिफरेंट कलर के ट्विन्स। ये दोनों भाग रहे हैं, कुछ हुआ होगा इनके बीच में, शायद ये कुछ चोरी करके भागा है इसका। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। अब इसको मिल नहीं रहा है, तो इसने किसी मोहल्ले वाली आंटी से पूछा, आपने मेरे जुड़वा भाई को देखा है क्या? तो आंटी ने बोला, हाँ बेटा देखा तो था, अभी 1 किलोमीटर आगे निकला होगा। ठीक है, ओके, ख़त्म हो गया। अब ये बेचारा 1 किलोमीटर चलने लगा, ये थोड़ा सा भोला भाई है। अब ये 1 किलोमीटर चलने लगा, उधर गया मिला नहीं, फिर कहीं और गया मिला नहीं। तो दिक्कत क्या थी? वो आंटी ने जब 1 किलोमीटर बताया तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसका डायरेक्शन बताना आप भूल गई कि ये कौन सी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर गया है। सिर्फ ये बोलना कि भैया 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा से क्या मुझे वो मिल जाएगा, मुझे क्या मतलब इसको ये मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो उस टाइम पे इसको डायरेक्शन बतानी, आंटी को डायरेक्शन बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उससे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमको वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, यही कंक्लूजन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। फिज़िकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम 2 चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड या विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर विद इट्स यूनिट, दैट्स इट। ठीक है, ये नहीं बताना कि कौन से डायरेक्शन में। अगर मैं पूछती हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, तो आप नॉर्मली बोलोगे कि भाई 5 kg है। ये नहीं बताओगे कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में 5 kg है। 5 kg से हमारा काम चल जाएगा। सिमिलरली डिस्टेंस या स्पीड, वॉल्यूम, टाइम, 5 बजे मतलब 5 बजे, कौन सी डायरेक्शन में 5 बजे ये नहीं बताना आपको। ऑलराइट, सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपको पता है डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज वेक्टर्स इफ़ दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये तो बहुत क्लियर डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर में सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। ये डेफिनेशन थी क्लास 9th की। ठीक है, बट 11th में आए हो तो थोड़ा तो एडवांस होना पड़ेगा। तो एक चीज़ और ऐड हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ये एक लॉ होता है जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2+3 जो होगा वो 5 होगा, 1+1 2 होगा, हो सकता है 1+1 0 हो। ठीक है, इस तरीके के रूल्स, मतलब ये अलग तरीके का एडिशन फॉलो करती हैं। ओके, करते हैं। तो इधर मैंने एग्जाम्पल से समझा भी रखा है। नॉर्मली 3+4 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर एडिशन में ज़रूरी नहीं है कि 3+4 7 हो। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख लो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस ट्राइंगल्स पे फॉलो कर रहा है अपना रूट, इधर 3 मूव किया, फिर इधर 4 मूव किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे 5 आएगा। ठीक है, तो इधर हम क्या बोलते हैं? दैट 3+4 इज़ 5। ये प्लस मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सपोज अगर ये 3 इधर गया और 4 इधर गया, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? इसका -1 आएगा, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 7। तो हम आगे लॉज पढ़ेंगे जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वो लॉज होते हैं ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, ये हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट दीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है, इज इट पॉसिबल दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट इट इज स्केलर? ठीक है,
मैंने बताया वेक्टर्स के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो 9th क्लास वाली डेफिनेशन जो आपने पढ़ी, और दूसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसे फॉलो करना है। तो क्या कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है लेकिन वो स्केलर है? मतलब क्या फॉलो नहीं कर रहा होगा वो जिसकी वजह से वो स्केलर है? ऑब्वियसली वेक्टर लॉ। तो यस, करंट करंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, बट वो वेक्टर नहीं होता। क्यों? देखो, डायरेक्शन तो होता है। जब हम सर्किट भी ड्रॉ करते थे तो हम करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली इस तरीके से मार्क करते थे, इधर ऐसे नहीं लिखते थे। इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करता होगा ऑब्वियसली, मतलब डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। बट वो ऐड कैसे होता है? जैसे सपोज यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो इधर जो निकलेगा वो 3 एम्पियर है। डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर मैं इधर की जगह सपोज यहाँ से 1 और यहाँ से 2 भेज देती, मतलब एंगल इनका चेंज कर देती, तब भी 3 एम्पियर ही जाता। ठीक है, इधर से 2 जा रहा है, यहाँ से 3, 4, 4, तो यहाँ से 14 ही निकलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, नॉर्मल एडिशन जैसे होता है वो फॉलो कर रहा है। इसलिए ये क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? अब जो भी हम जितनी भी चीज़ें इसके आगे पढ़ेंगे वो सारी आपके लिए फर्स्ट टाइम है। ठीक है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली, तो एकदम ध्यान से समझना, ये बेसिक्स हैं वेक्टर के। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर एरो लगाते हैं। ये एरो का मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट हम एस लिखते हैं, एस एक्चुअल नहीं होता है, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो एरो है ये डायरेक्शन नहीं बता रहा कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है या फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये एरो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, अब वेक्टर को क्या करते हैं ना, हम जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम सपोज 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन की फोर्स है, तो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ सपोज हमने 5 सेंटीमीटर लिख ली, और हम बोलते हैं दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 न्यूटन। तो हम क्या करते हैं, हर एक वेक्टर को इस एक एरो में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, टेल और हेड। ठीक है, और इसकी लेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से लिखोगे फोर्स, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब क्या है? वेक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड एज पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। वेक्टर्स को हमने ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज किया है? पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर क्या होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्सेस एट्सेट्रा। मतलब आपको पता है कि आप किस जगह पर इम्पैक्ट दे रहे हो और वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज आपने यहाँ पर फोर्स लगाई और वो यहाँ पर मूव किया, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है, आप यहाँ पर उसे स्टार्टिंग दे रहे हो। ठीक है, जबकि एक्सियल में आपको ये चीज़ पता ही नहीं होती है। रोटेटरी मोशन, कोई चीज़ ऐसे रोटेट हो रही है, बट उसका जो टॉर्क है, टॉर्क आप रोटेशन मोशन में पढ़ोगे, वो ऊपर की साइड लग रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इन तरीके के वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, सो इनका जो एप्लीकेशन है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। सपोज इस डायरेक्शन में है तो आपको पता करना है कि जो इसका टॉर्क है वो कैसे आ रहा होगा। तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे, जो आपने क्लास 9 में लगाया, तो आपको इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगी। तो उससे आपको पता चलता है उस रूल से कि हाँ भाई यहाँ पर एप्लीकेशन है इस फोर्स की। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? वो नंबर बेसिकली। ठीक है, वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमने मॉड लगा दिया या फिर सिंपल ए। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिर्फ वो नंबर विद इट्स यूनिट। अगर मैं बोल रही हूँ फोर्स 2 न्यूटन साउथ में लग रही है, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? सिर्फ ये नंबर। ठीक है, 2 न्यूटन। अगर मैं बोल रही हूँ किसी का डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, ठीक है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है ना कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, सिर्फ हम नंबर में इंटरेस्टेड है, तो नंबर तो क्या हुआ 2 मीटर, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एनी वेक्टर इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर बट इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मतलब देखो, यूनिट वेक्टर को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ये कैप है, ए कैप या ए हैट बोलते हैं, ठीक है, जनरली ए कैप। तो ये क्या देता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ठीक है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी यानी 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, और ये खुद में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करनी है ये चीज़ तो कैसे करेंगे, देखो किसी भी वेक्टर के पास 2 पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड विद इट्स डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा, डायरेक्शन इस तरीके से लिखी, तो अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है यानी ए कैप, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, मतलब लेंथ भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर सपोज 1 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है एक, और दूसरी फोर्स 1 न्यूटन की इधर लग रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज जीरो और नल वेक्टर, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 0 आर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर्स। इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, ओके। यूनिट वेक्टर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि द वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर्स हैं, ओके। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यह भी हमने पढ़ा था, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ओके। तो इसको हम नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ें, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है, वो एक्स वाई जेड प्लेन, तो ये हम एक्स लेते हैं, ये वाई लेते हैं और ये जेड, ठीक है, प्लेन के बाहर आता हुआ जेड एक्सिस, ओके। तो अगर मेरे को इन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, और अगर मुझे यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है इसके अलॉन्ग, तो स्पेशल वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं। ये डिफाइंड है, एक्स के अलॉन्ग हम बोलते हैं आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन बता रहा है, वाई के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड के अलॉन्ग के कैप, ठीक है। तो अभी हमने 1D मोशन पढ़ा था, तो अगर मैं पहले बोल रही थी कि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, अब मैं क्या बोलूँगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर आई कैप है। ये आई कैप हमें क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये मूव कर रहा है। अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेट बताना है, मैं 2,3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये हमें क्या बता रहा है, आई कैप बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स मूव कर रहा है, और जे कैप यानी वाई एक्सिस में वो क्या कर रहा है, 3 यूनिट मूव कर रहा है। समझ आ गया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दोनों साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है, सेम लाइन में एक्ट करें या फिर पैरेलल लाइन में एक्ट करें। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो इक्वल हो सकता है या फिर इक्वल नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से जो आपके वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, को लीनियर वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट इज को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर का मतलब क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं इस पे लिख रही हूँ, तो इसमें मैं जो भी वेक्टर बनाऊँ, किसी भी डायरेक्शन में बनाऊँ, वो इसी प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो गए, को प्लेनर वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट है आपका लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हु स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड,
इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम वेक्टर्स पढ़ते हैं ना, अगर मैं उनको पैरेलली लिखूं और इक्वल मैग्नीट्यूड का लिखूं तो हम उन्हें और इक्वल कंसिडर करते हैं, लेकिन जो लोकलाइज या फिक्स्ड वेक्टर्स होते हैं उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं सपोज़ ये लाइन ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा जहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, तो इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। जबकि नॉन लोकलाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोलिनियर मतलब आप पैरेलली दूसरे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब तो नॉन लोकलाइज्ड क्या होंगे, नॉन लोकलाइज्ड होंगे जिसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब इस तरीके से मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ या इस तरीके से करूँ, इट विल बी सेम, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। Last is position vector, a vector representing straight line distance and direction of any point with respect to origin। मतलब इस तरीके से सपोज ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक पॉइंट है, तो इसको अगर मैं ओरिजिन से जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम किसी भी चीज़ का पोजिशन वेक्टर बोलते हैं। ओके